हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है भाई? ये हमारे अर्थ के चारों तरफ एक तरह से इमेजिनरी लाइन से काल्पनिक रेखाएं, वास्तव में इन रेखाओं को नहीं खींचा गया है। अब आज हम इन सब चीज़ों के बारे में ही हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते ही हम इन्हें समझेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जो विषुवत, अब ये बताया गया है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है और विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो पहले हम इन सब चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, तभी तो हमें समझ में आएगा। तो इसके लिए हम एक बार अपने मैप है, एक डायग्राम है, उसके ऊपर चलते हैं। जैसे ये है, देखिए। अब यहाँ आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में इसमें अच्छे से दिखाया गया है। ये जो लाइनें होती है ना, जो लेटी हुई लाइनें हैं या हमारे अर्थ के मतलब कि पैरेलल चल रही हैं, ये लाइनें, ये आपकी लाइनें देशांतर कहलाती हैं, सॉरी अक्षांश कहलाती। क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। ये लाइनें अक्षांश है। तो पहले हम अक्षांश को ही पढ़ते हैं कि अक्षांश क्या होती हैं। अक्षांश लाइनें जो होती हैं, अब इन्होंने क्या कि विषुवत वृत्त, ये जो अक्षांश लाइनों में जो ये लाइन है, इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। ठीक है, ये जितना इधर शो कर रहा है इतना ही हमारे अर्थ के उस साइड भी शो कर रहा है, यानी कि एक पूरा सर्कल होता है। ठीक है, तो अक्षांश वृत्त या ये जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये क्या होती है? पूरी सर्कल होती हैं, वृत्त होती है, पूरा वृत्त होती है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ, जैसे ये पोल्स है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, इसको मैं आपको दक्षिणी, इनको हम हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो ये जो जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके जो ये सर्कल बने हुए ना, इनके आकार क्या हो जाएंगे? छोटे होते चले जाते हैं। अब साइज जैसे जैसे हमारे अर्थ राउंड हमें पता है, तो ऊपर जाएंगे तो ये सर्कल क्या होंगे? छोटे होते चले जाएंगे। यहाँ तक तो छोटे होते जाएंगे और 90 डिग्री पर जो यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ सर्कल नहीं बनेगा। यहाँ सिर्फ 90 डिग्री क्या है? एक बिंदु है यहाँ जो है। ऐसे ही 90 डिग्री साउथ की तरफ यहाँ भी क्या है? बिंदु है। और ये क्या है आपके? ये पूरे सर्कल हैं, अर्ध पूरे सर्कल है, ये अर्धवृत्त नहीं है, पूरे सर्कल हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो ये सर्कल क्या हो रहे हैं? आपके छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, और एक बात और, इसमें जो ये अब यहाँ ये तो 0 डिग्री है। अब यहाँ 23 डिग्री मान के चलिए, ये 23 डिग्री है, तो ये आपकी कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ। ठीक है, और ये दक्षिण की तरफ जो 23 डिग्री आएगी, ये आपकी मकर रेखा है। 23 डिग्री 1/2, ये आपकी मकर रेखा है। इन दो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका काफ़ी कुछ खेल जब हम पढ़ेंगे ना भाई, सूरज के बारे में, सूरज की रोशनी जो होती है वो तकरीबन इसी एरिया पर ज़्यादा होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जो ये 23 डिग्री कर्क और मकर रेखा के बीच का जो ये एरिया है, इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्योंकि अगर मान के चलिए यहाँ सन है तो इसकी हीट जो होती है सबसे डायरेक्ट यहीं आती है। इन 3 लाइनों का एक भाई खेल है सन लाइट में वगैरह, मौसम वगैरह में, तो उसको भी हम आगे समझेंगे। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे समझते जाएंगे। एक बात और, फिर यहाँ जो अभी मैंने आपको बताया 23 डिग्री पर कर्क रेखा है और यहाँ 23 डिग्री पर मकर रेखा, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। और इनके बीच की जो ये है ना, इनको कटिबंध कहा जाता है। ठीक है ना, इनके बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। तो अब तक तो बस यही समझा। अब देशांत, इनको क्या कहा जाएगा? अक्षांश। अब ये जो रेखाएं हैं इधर दूसरे वाले में देखिएगा, ये जो है ये रेखाएं आपकी देशांतर कहलाएंगी। ये क्या होती है? इस यहाँ भी एक 0 डिग्री मानी जाती है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं से करनी होती है। जैसे यहाँ हमने शुरुआत की 0 डिग्री से, अब ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ऐसे करके ये 90 इधर और 90 इधर, 90 प्लस ये तो 180 हो जाती है, और प्लस 1 ये हो जाएगी। जो 0 डिग्री एक इक्वेटर है, इसको भी हम इसमें ऐड करते हैं तो 181 बनती है ये। ठीक है ना। अब अक्षांश आपकी कितनी हो जाती है? 181। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं देशांतर की। अब ऐसे ही देशांतर यहाँ से शुरू होती है, 0 डिग्री से शुरू हो जाती है, और अगर इधर चलेंगे तो इसको बोला जाएगा पूर्व, क्योंकि पूर्व है, और इधर वाली को पश्चिम। तो 0 डिग्री से आगे वाली जो रेखाएं हैं इनको क्या कहेंगे हम? पूर्वी देशांतर, और इनको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर। और ये यहाँ से शुरू होकर राउंड होकर 180 यहाँ बनती है, और यहाँ से शुरू होकर ऐसे राउंड राउंड जाके 180 ही यहाँ आती है। यानी कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों ही कहाँ है? इसी रेखा पर है, ये ध्यान रखिएगा। ये 0 डिग्री शुरू होती है यहाँ से, और जैसे हम यहाँ बढ़ रहे हैं तो एक बड़ी, दो बड़ी, ऐसे 3 4 करते करते ये ऐसे राउंड राउंड होकर यहाँ 180 आ जाती है इधर की तरफ। ऐसे यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये
यहाँ से बढ़ते बढ़ते कितनी आ जाएगी आपकी 180 आ जाएगी यहाँ। और जो ये 180 है, ये 180 डिग्री जो रेखा दिखाई गई है, देशांतर है 180 डिग्री पर, ये आपकी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों ही 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों ही एक ही इसी रेखा पर स्थित है। कौन सी पे? जो आपकी 0 डिग्री, इसके अपोजिट भी तो है ना एक रेखा उधर की तरफ, उस पर। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, अब इसी 0 डिग्री को क्या कहा गया है? इस 0 डिग्री को ही प्रधान रेखा, याम्योत्तर रेखा या टाइमलाइन बोला गया है। ठीक है ना, इस 0 डिग्री को क्या बोला गया है? प्रधान याम्योत्तर। ठीक है ना, प्रधान याम्योत्तर कहा गया है। याम्योत्तर है भाई ये किसको? इसको, ये जो 0 डिग्री है ना, इसी को प्रधान याम्योत्तर कहा गया है। इसे ही ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ग्रीनविच जो मानक समय रेखा है या ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मतलब इसी को एक टाइमलाइन माना गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है ना, इसी को। और ये कहाँ? ये इंग्लैंड की ग्रीनविच की जो वेधशाला है ना, वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। अब एक बात और, ये जो टाइमलाइन बता दी मैंने, इससे अब आगे आगे आप जैसे चलते जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यहाँ 12 बजे हैं, अब आप जैसे भी आगे बढ़ते जाओगे तो एक जो ये देशांतर है, अब ये देशांतर रेखाएं हैं। अब इन देशांतर रेखाओं के आगे जैसे आप बढ़ोगे तो हर एक रेखा पर 4 मिनट का टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे धीरे 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 ये टाइम आपका बढ़ता जाएगा। जैसे आगे जाओगे तो 12 बजे हैं, तो आगे बढ़ोगे तो 4 मिनट 4 मिनट ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे ही इधर आप अगर वापस आते जाओगे तो ऐसे ही टाइम कम होता जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो पूर्व की तरफ बढ़ने पर 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी देशांतरों की तरफ बढ़ने पर क्या होगा? आपका टाइम बढ़ेगा, और पश्चिमी देशांतरों की तरफ बढ़ने पर आपका टाइम घटेगा। आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और एक बात और, जैसे ये भी 0 डिग्री से ये है, अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये एक पॉइंट पर पोल्स पर ये पॉइंट्स पर मिल जाती, वो तो क्या थी? अर्धवृत्त बना रही थी इधर, है ना, अर्धवृत्त बना रही थी ऐसे। अब पूरी जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ घूमी हुई थी अक्षांश रेखाएं। तो पर देशांतर रेखाएं क्या है? सॉरी, अर्धवृत्त नहीं, ये पूरा ही वृत्त बना रही थी। मैंने थोड़ा जल्दी में बोल दिया। पूरा वृत्त बना रही है पृथ्वी के चारों तरफ। ये ऊपर में दिखा रही है, इसका मतलब ये कि उधर शो कर रही है। ठीक है ना, तो क्योंकि पूरी अर्थ के चारों तरफ घूमती है ना, तो ये पूरा वृत्त बना रही है। और ये जो है ये हाफ वृत्त बनाती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हाफ वृत्त बना रही है ना, ऐसे ऐसे देखिए हाफ वृत्त बना रही है। और ये जो पोल्स है ना, पोल्स पर इनकी दूरी सबसे कम हो जाती है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे ये पोल है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इनकी दूरी देखो कितनी कम है। और सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ है? जो मान के चलो यहाँ 0 डिग्री है, तो इस 0 डिग्री की जो रेखा है यहाँ पर इन देशांतरों के बीच में दूरी क्या है? सबसे ज़्यादा है। जो देशांतर हैं उनकी बीच की सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ मिलेगी आपको? 0 डिग्री पर। ये है आपकी 111 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना, कुछ लगभग है 111 किलोमीटर पॉइंट 321 कुछ ऐसे करके किलोमीटर है, 111 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ मिलती है? सबके बीच में इतनी ही मिलेगी यहाँ, तो सेंटर पर तो जैसे 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, ये यहाँ इसका क्या है? हमारे अर्थ का मिड पॉइंट बन जाता है। ये यहाँ इसे काट रही है ना यहाँ, तो यहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा दूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी चेंज बना सकते हैं। तो जो देशांतर हैं उनमें सबसे कम दूरी उनके बीच में, यानी कि दो रेखाओं के बीच में कम दूरी कहाँ मिलेगी? पोल्स पर। और सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ मिलेगी? भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त पर। भूमध्य रेखा को, ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा जो मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ, इसी को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए भाई आगे जरूरत पड़ेगी हम इनको फिर देख लेंगे। और वापस चलते हैं एक बार, ठीक है ना, और अपना देखते हैं क्वेश्चंस पर चलते हैं अब। तो जैसे हमारा क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था हम उसको पढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, तो ये बात इन्होंने सही कही, ये स्टेटमेंट इनकी राइट है। अब दूसरा आ जाता है कि विषुवत वृत्त को ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई जैसे विषुवत वृत्त है ये अब ध्रुवों की तरफ हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो ये अक्षांश यानी कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं इनका आकार यहाँ तो कम हो जाएगा ना,
यहाँ ज़्यादा रहेगा। अब ये सर्कल जो है ये धीरे धीरे जो वृत्त बने हुए हैं ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या है बिंदुओं में चेंज हो जाएंगे। तो ये बात भी इनकी राइट है। जो ये सेकंड वाली बात बोल रहा है कि विषुवत वृत्त ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं थर्ड पर, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को देशांतर कहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो ये जो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण, उत्तर यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और दक्षिण यानी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, ये कोणीय दूरी कहा गया, ये इन्हीं रेखाओं के बारे में कहा गया है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे, ना कि देशांतर। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। तो आपका आंसर बन जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2, केवल 3, 2 और 3, तो हमें पता है हमारा 1 और 2 सत्य है। चलिए भैया अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए नीचे दिए गए सूची मतलब कि एक को दूसरे से सुमेलित कीजिए। अब पहले कर्क रेखा हमने देखा था उत्तर में है, तो आप पहले उत्तर को चेक कीजिए। उत्तर यानी 23 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। अब उत्तरी ध्रुव कहाँ मिलेगा भाई, उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तर में मिलेगा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिण में मिलेगा। अब ये वृत्त क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, यही बता देती हूँ। जैसे देखिए अब ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये कर्क और ये मकर। भाई मैं कै और मैं ही लिख रही हूँ शॉर्ट के लिए। अब ये कह रहे 66, ये क्या है 23 डिग्री पर है, ये 23 डिग्री आधा इधर, 23 डिग्री 1/2 कर्क और 23 डिग्री 1/2 मकर है। अब इन्होंने बोला है दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव वृत्त। अब ये क्या है, तो ये जो है ना यहाँ 66 सही 1/2, यहाँ से तो उत्तर की तरफ है तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाएगा, और यहाँ जो 66 सही 1/2 है, यहाँ दक्षिण है तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा। यानी कि दक्षिण के ध्रुव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उत्तर के ध्रुव यहाँ इधर स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए दक्षिण 66 से 1/2 का ध्यान रखिएगा, उत्तर की तरफ है उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाएगा और दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ अब ये देख लेते हैं भाई ये कौन सा कहाँ से सेट हो रहा है। तो हमने देखा कर्क रेखा क्या है 2, 1 का 2 कहाँ दे रखा है भाई, वहाँ चले जाओ, 1 का 2 इन दोनों में दे रखा है। ठीक है, 1 का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बी मकर रेखा का 3, अब बी मकर रेखा 3 यहाँ है ना, मकर रेखा का 3 23 से 1/2 दक्षिण, तो यानी कि हमारा ये जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अभी आएगा भाई आपका मैप, मैंने समझाने के लिए मैप को बीच में ऐड किया था। अभी क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पेपर जब आप एग्जाम देंगे ना तो आपको इससे भी टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ये तो फिर भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ आपकी नॉलेज चेक की जाती है, उसको अच्छे से खंगाला जाता है कि आपको कितना क्या कुछ आता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। हाँ भाई सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो विषुवत वृत्त है उससे स्टार्टिंग हो जाती है। जैसे विषुवत वृत्त ये 0 डिग्री को विषुवत वृत्त कहते हैं, इसके समानांतर ही चलेंगे नहीं, ये समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाएगा। हमें पता है इनको हम अक्षांश बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। अब दूसरे में क्या बोल रहा है कि सभी अक्षांश रेखाओं का आकार जो एक समान होता है, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि सबसे बड़ा तो ये है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चलते जाएंगे तो क्या होगा, जो अक्षांश रेखाएं हैं जो वृत्त बनाती है अक्षांश वृत्त है, उनका आकार घटता जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ठीक है ना। तो चलिए भाई अब हम देखते हैं। तो इसने कहा केवल 1 ठीक है, केवल 2 ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है। तो हमें पता है यहाँ केवल 1 ठीक है, क्योंकि विषुवत वृत्त जो है वो ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों का, समानांतर का मतलब है कि आपके जो ये वृत्त हैं इनके बीच की जो दूरी है, ये बन रहे हैं वृत्त, ये दूरी बराबर है, ये समानांतर वृत्त है। पर इनका जो वृत्त का साइज है वो तो कम होता जाएगा ना, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो वृत्त बने हुए हैं ये जो अर्थ के चारों तरफ है भाई ये लाइनें, तो वृत्त बने हुए हैं, इनका क्या होगा, साइज कम होता चला जाएगा। तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा ये भी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए भाई क्वेश्चन की सीरियल पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे भी करके इनको प्रिपेयर किया तो आगे पीछे है इनका नंबर, पर क्वेश्चन आपके अक्षांश से रिलेटेड ही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, अब ये पढ़िएगा। प्रमुख याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। अब प्रमुख याम्योत्तर ठीक है तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर, तो ये गलत है भाई। ठीक है ना। और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भाई। अब ये भी 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है आपको।
अब ये दोनों ही कथन आपके सही है अगर आपने देशांतर को अच्छे से समझा है तो। जैसे हमने देशांतर के बारे में पढ़ा था, अब ये हमारी देशांतर है। अब ये 0 डिग्री को प्रमुख यामयोत्तर मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि पहले वाले स्टेटमेंट में देखिए कि 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागो, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी। अब 0 डिग्री इधर है यामयोत्तर, तो ये ध्यान रखिएगा अर्थ के उधर भी एक लाइन है, ठीक है ना, उसको ही 180 डिग्री। जब ये 1 मिनट में आपको पीछे ले चलती हूँ वहीं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, इसमें ये जो यामयोत्तर का हमारा डायग्राम, इसमें ये तो 0 डिग्री यामयोत्तर इधर है और अब ये दिखा रखे ना पीछे की तरफ शो हो रही है, यानी कि अर्थ की उस दूसरी तरफ भी तो है ना, ये 180 डिग्री यामयोत्तर है। तो अब ये इन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि 0 डिग्री यामयोत्तर और 180 डिग्री यामयोत्तर दोनों मिलकर पूरी अर्थ को 2 गोलार्धों में बांट देती, क्योंकि ये तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और ये पश्चिमी गोलार्ध। ये ध्यान रखिएगा अक्षांश जो है, अक्षांश इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटेगी और यामयोत्तर ये जो देशांतर है जिसको दोनों को बोला गया यामयोत्तर, पर वो 0 डिग्री बोलती। अब ये देखिए ये जो है 180 डिग्री और 0 डिग्री यामयोत्तर, 0 डिग्री इधर है और 180 डिग्री उधर है। तो ये जो है हमारे जो अर्थ को 2 गोलार्धों में ये बांट रही है, पर ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब वहाँ जो 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो दोनों ही क्या है, राइट दी हुई हैं। एक बार हम उनको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये इधर कि प्रमुख यामयोत्तर 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट रही है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो 180 डिग्री यामयोत्तर की बात आ जाती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गोलार्ध होंगे पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है ना, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध मिलेंगे। उत्तरी दक्षिणी यहीं आप चेक कर लीजिएगा, उत्तर दक्षिण दिया होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा क्या दे दिया कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामयोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। जैसा कि अभी हमने पीछे जब हम देशांत और अक्षांश को समझ रहे थे मैंने आपको बताया था कि जो ये 180 डिग्री की ये जो रेखा होती है, यहाँ से ये 180 घूम के यहाँ जाएंगे और यहाँ से 180 घूम के यहाँ जाएंगे, तो ये पूर्व की हम देशांतर होंगी और ये पश्चिम की देशांतर। तो ये यहाँ से जाएंगी ये भी और यहाँ से जाएंगी घूम के ये भी, ये 180 डिग्री पर ही मिलेंगी। यानी कि पूर्वी यामयोत्तर 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी यामयोत्तर देशांतर रेखाएं कहाँ हैं, एक ही रेखा पर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायग्राम है, जब जरूरत होगी तब हम इसको खोलेंगे और समझाएंगे। अब देखते हैं भाई, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। भाई किसी भी जगह का हम जब टाइम बताते हैं तो उसका आधार क्या होता है भाई, तो उसका आधार होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ देखिएगा किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होगा अब इन्होंने ऑप्शन दिया है अक्षांश, प्रमुख यामयोत्तर, विषुवत रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो वहाँ जो हमने डेट लाइन बना रखी है ना अपनी, वो ही डेट लाइन हमारा क्या करेगी, डेट लाइन क्या करती है, किसी जगह के टाइम को डिसाइड करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो डेट लाइन है हमारी वो कहाँ से जा रही है भी, प्रमुख यामयोत्तर जिसे कहते हैं, वो आपकी कहाँ से निकली हुई है, ब्रिटिश राज की वेधशाला से, ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है भाई। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन ये, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा पूछा क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तो कह दिया है, पर इन्होंने क्या कहा है, उत्तरी ध्रुव से, ये उत्तरी ध्रुव आपका और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इन रेखाओं को जोड़ने वाली ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये रेखाएं कहलाएंगी देशांतर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, विषुवत वृत्त, देशांतर, यामयोत्तर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो इनको क्या कहा जाएगा, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएंगे और आपका आंसर होगा बी, देशांतरीय, देशांतर आ गया तो यानी कि देशांतरीय यामयोत्तर रेखाएं। चलो भैया आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी स्थान का वो, ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया भाई, अभी देखिए ये भी आ गया भाई, हमने कर लिया था गलती से, 2 क्वेश्चन आ गए एक जैसे वापस। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए, जो नीचे दिए गए इन पर विचार करना है, यानी इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होगा। हमने पीछे जैसे पढ़ा था तो सही है, क्योंकि ग्रीनविच टाइम मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये ग्रीनविच है, तो इससे पूर्व इधर है, तो पूर्व के स्थानों का समय क्या होगा, आगे, और ये इसके पश्चिम में है, इधर पश्चिम है, तो ये क्या होगा, पीछे। तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है भाई। अब पृथ्वी को अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से
पश्चिम की ओर घूमती है। अब ये आप यहाँ समझिए। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व घूमती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें ये पता है जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, वो पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। जैसे ये सन है, अब हमारी ये अर्थ है, तो ये अर्थ सन की तरफ ऐसे घूम रही है, यानी कि पश्चिम, ये पश्चिम और ये पूर्व है। तो हमारी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो क्या कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इन्होंने रॉन्ग दी है। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा। हमारा ए सही और आर गलत है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। अब आगे चलते हैं फिर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अक्षांश है, ये हमने देशांतर रेखाएं पढ़ी थी, तो इनके बीच में हमने इनको 1 डिग्री माना है, तो यहाँ 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं जैसे उसमें दे रखा है, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देती हूँ। जैसे आप एक बात समझ के चलिए, पृथ्वी जो है 24 घंटे में, 1 मिनट इसको मिटा देती हूँ, पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है भाई, ये देखो। तो 360 डिग्री पर घूम जाती है ना, पूरी रोटेट कर जाती है 24 घंटे के अंदर। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी, बटे में हम 24 कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, तो 24 को अगर हम इससे काटते हैं तो ये 15 डिग्री निकलता है यहाँ, ठीक है, 15 डिग्री। अब हमने देखा कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट होते हैं, तो 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना टाइम ले रही है, 60 मिनट ले रही है 15 डिग्री घूमने में। अब यहाँ पूछा है 1 डिग्री घूमने में, ठीक है ना। तो 1 डिग्री घूमने में 60 बटे 15 यानी 15 एकम 15 और 15 चौके 60, तो 4 मिनट का टाइम लेगी। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, 4 मिनट का। सीधी सी बात है, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो हमने 24 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता चला 15 कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम गई। अब हमें ये पता चल गया कि 1 घंटे में हमारी अर्थ जो है 15 डिग्री घूम रही है। कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री। तो अब आपको निकालना क्या है, 1 डिग्री, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे कि 15 डिग्री घूमती है, हमारी जो अर्थ है वो 15 डिग्री घूमती है कितनी मिनट में भाई, मिनट में निकालना है तो 60 मिनट में। तो अब 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60 यानी कि 4 डिग्री, सॉरी 4 मिनट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। सिंपल सी बात है, वही ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होगा, जैसे इतना तो भाई सबको पता भी होना चाहिए। अब कह रहे ग्रीनविच, जैसे हमने पढ़ा, अब ये ग्रीनविच है 0 डिग्री, अब इसके पूर्व में है तो सीधी सी बात है आगे चलेगा, और 20 डिग्री है, 20 डिग्री आ गया है। तो जब हमें पता है 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 20 डिग्री पर कितना डिफरेंस होगा, यानी कि 80 मिनट। और 80 मिनट में टाइम कितना हो जाता है भाई, तो 80 मिनट के अंदर आपका कितना टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा, तो 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। 80 डिग्री हो, 80 मिनट निकल के आए तो 80 मिनट यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा और 20 मिनट आपकी और बच जाती हैं, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत के किस यामयोत्तर देशांतर को, भारत के अंदर किस यामयोत्तर या देशांतर रेखा को स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना, यानी भारत में जो कौन सी देशांतर है जिसे मानक समय टाइमलाइन माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में माना गया है 82 डिग्री पूर्व को, पूर्व में है ना भारत, तो ये आपका आंसर आएगा ए, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को क्या माना गया है। अब भारत क्या है, आप यहाँ देखिए, अब उत्तरी गोलार्ध में भारत आपका यहाँ आ जाता है, यहाँ, तो ये आपका बनता है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, यानी कि उत्तर और पूर्व, कहाँ, उत्तर पूर्व में आता है। देश अक्षांश की बात करें तो वो उत्तर है, और देशांतर की बात करते हैं तो वो पूर्व है। तो भारत पूर्व की तरफ रहता है, तो यानी कि आपकी 82 डिग्री 30 पूर्व जो है भारत की यामयोत्तर यानी टाइमलाइन है, मानक टाइमलाइन है, मानक समय रेखा है। क्या है, मानक समय रेखा। और ये इसको कहाँ बताया गया, ये बताया गया आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, या इलाहाबाद का नैनी या उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर अगर आ जाता है तो वहाँ 82 डिग्री 30 पूर्व रेखा को क्या माना गया है, टाइमलाइन माना गया है। ठीक है, चलिए भी आगे चलते हैं।
ये एक लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसको और पढ़ लेते हैं भाई। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना कौन सही नहीं है। तो पहले पढ़ते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है। सबसे पहले तो यही बात रॉन्ग हो जाती है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ बताती हूँ, हमने बताया कि ये 0 डिग्री, ये उत्तर की तरफ कर्क और ये दक्षिण की तरफ मकर रेखा, और इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, कर्क और मकर रेखा के बीच में 0 डिग्री भी आ जाती है, यानी कि इनके बीच का जो एरिया है इसको शीत नहीं उष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध, 1 मिनट में आपको दोबारा से समझा देती हूँ, इसको सबको रब करके थोड़ा स्पेस बना के थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ। आप यहाँ समझिए, ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क, ये मकर, ये 0 डिग्री, यहाँ ये आ जाती है 66 सही 1/2, और ऐसे ही ये मकर यहाँ है भाई, यहाँ आ जाती है ये भी 66 सही 1/2, और ये आपके पोल से, ये उत्तरी पोल, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इनके बीच के जो एरिया है ना, ये तो आपका उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। और फिर 23 डिग्री यानी कर्क रेखा से उत्तर में 66 सही 1/2 डिग्री के बीच में ये हो जाता है उपोषण, उपोषण, उपोषण कटिबंध, इनको कटिबंध बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी उपोषण कटिबंध होगा, बस ये दक्षिण का उपोषण कटिबंध है और ये उत्तर का उपोषण कटिबंध हो जाएगा, और ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा। उष्ण कटिबंध जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सूरज की रोशनी जहाँ सबसे ज़्यादा आएगी, ये उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध यानी कर्क रेखा 23 सही 1/2 है, तो 23 सही 1/2 से 66 सही 1/2 के बीच का जो ये एरिया है, ये एरिया आपका उपोषण कटिबंध, चाहे ये आपका नॉर्थ में है चाहे आपका साउथ में, यानी दक्षिण की तरफ भी जो ये एरिया है 66 सही 1/2 मकर रेखा से और 66 सही 1/2 कर्क रेखा के बीच में जो एरिया है, ये उपोषण कटिबंध है। और उपोषण कटिबंध के बाद 66 सही 1/2 से ये यहाँ 90 डिग्री बनता है उत्तर और दक्षिण में, तो ये जो बढ़ जाता है ना, ये आपका शीत कटिबंध है, यहाँ ये शीत कटिबंध है, ठीक है ना। तो ये क्या है जो मैंने एकदम बिल्कुल डार्क कर दी, ये यहाँ बर्फ जमी रहती है, शीत कटिबंध, यहाँ सूरज की रोशनी सीधी नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना, यहाँ सीधी नहीं पहुँचती, तो ये क्या आपका शीत कटिबंध है। इस चीज़ को मैं एक बार आपको पीछे एक डायग्राम है वहाँ समझा देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होता जा रहा है भाई, पर फिर मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिएगा यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये शीत कटिबंध और उपोषण कटिबंध क्यों है। चलिए भाई, यहाँ इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी जैसे अब ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ जब हमारी अर्थ घूमती है ना, तो जिस एरिया पर सूरज की रोशनी सीधी जाती है वहाँ हीट ज़्यादा होती है, और जहाँ कम पहुँचती है ना, जैसे ये ध्रुव है, यहाँ सूर्य की रोशनी कम पहुँचती है, तो यहाँ क्या होती है, ठंड होती है, इसलिए इन्हें शीत कटिबंध कहा जाता है। और सेंटर में ज़्यादा पहुँचती है, यहाँ ये उष्ण कटिबंध होता है, फिर यहाँ हल्की कम पहुँचती है क्योंकि, ठीक है ना, तो ये उपोषण कटिबंध होता है। और ये बाकी जो है ना पूरा डायग्राम मैं आपको जब हम भारत की ऋतुओं वाला चैप्टर पढ़ेंगे, भाई ये ऋतुएं क्यों होती है, जो हमारी अर्थ है वो गति क्यों कर रही है, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको वापस चलती हूँ भाई वहीं जहाँ हम कर रहे थे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 0 डिग्री यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध, और कर्क और मकर रेखा से 66 सही 1/2 उत्तर या 66 सही 1/2 दक्षिण को क्या कहा जाएगा, उपोषण कटिबंध। और 66 सही 1/2 से चाहे वो नॉर्थ उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो, इनको क्या कहा जाएगा, शीत कटिबंध। तो ये जो स्टेटमेंट्स थी ये यही बता रही है। देखिए क्या बोला स्टेटमेंट में पहले में कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है, तो ये गलत है क्योंकि ये क्या है, उष्ण कटिबंध है। अब दूसरा पढ़ते हुए, कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, ये भी गलत है। कर्क रेखा और विषुवत वृत्त यानी कि वो यही आ जाते, यही बात आ गई कि कर्क रेखा ये और विषुवत वृत्त क्या हो गया, सॉरी कर्क रेखा ये ऊपर में, ऊपर उत्तर की तरफ, और ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त, इनका बीच का एरिया तो उष्ण कटिबंधीय है, तो ये दूसरी भी आपकी रोंग है। अब थर्ड पढ़ लेते हैं, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त का बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, तो ये तीनों ही रोंग है, वो शीत कटिबंध है। क्योंकि हमने पढ़ा था भाई, ये जो ध्रुव वाला एरिया है ये इधर, और ध्रुवों वाला एरिया है जो इधर, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, हमने इनको क्या पढ़ा था, ये शीत कटिबंध थे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाती है, रोंग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे, अब हमारा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
आप अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।